पूरा नोट्स बनाया हुआ है एंड बिलीव मी, दिखने में ये वर्ड्स बहुत अजीब लग रहे हैं लेकिन ये सब मुझे याद हो चुके हैं। आप एक दो बार रिवाइज करेंगे ना, आपको पूरी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई नो अभी आप लोग सब लोग IBPS PO मेंस देकर फ्री हुए हैं एंड यू आर वेरी एग्जॉस्टेड। क्वांट की वजह से तो और भी ज़्यादा परेशान हो, पर लिसन, आई ऑलवेज टोल्ड यू कि अगर टफ आएगा तो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। कट ऑफ विल बी वेरी वेरी लो फॉर क्वांट, ओके, सेक्शनल कट ऑफ। एंड मोर ओवर, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू योर अटेम्प्ट्स, योर एक्सपीरियंस, आई कैन टेल यू दैट द ओवरऑल कट ऑफ विल बी एज लो एज 65 to 70 और इवन लेसर देन दैट, ओके, बट नॉट मोर देन दैट। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। डू नॉट वरी एट ऑल, जस्ट फोकस on what's ahead. So what's ahead? Interview preparation and SBI PO. You have to do the best for SBI PO, okay? I'll definitely make dedicated video for the interview part, but stay tuned for that. कल का जो पेपर देकर आप लोग आए हैं ना, देखिए रीजनिंग, क्वांट और जीए। क्वांट टफ था, रीजनिंग और जीए मॉडरेट थे, बट जो इंग्लिश था ना दैट वाज डुएबल। अगर आप ऐसे हैं जिन्होंने इससे कर लिया है, मतलब इंग्लिश में मार्क्स को बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है, तो वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि बाकी सब जो है वो मॉडरेट ही करके आए हैं रीजनिंग और जीए में, और टफ था क्वांट में तो उसमें बहुत ही कम अटेम्प्ट्स गए हैं। वहीं अगर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका इंग्लिश भी वीक था तो उनका इंग्लिश भी नहीं बना, देन दे विल अनफॉर्चुनेटली बी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, ओके। तो ये आपको याद रखना है ना कि रीजनिंग, क्वांट और जीए ऐसा है ना। रीजनिंग में आपने क्या प्रैक्टिस नहीं किया था? रीजनिंग में पजल्स की प्रैक्टिस नहीं की थी, क्वांट में आपने डीआई की प्रैक्टिस नहीं की थी, आपने बहुत ज़्यादा किया था, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको कभी ना कभी सरप्राइज दे देती है। इवन वहाँ पर कुछ एजुकेटर्स जाकर पेपर देकर आए, बट वो भी फुल्ली 40, 50, 60 मार्क्स नहीं ला पाएंगे। बट अगर आप वहीं पर, और सेम विद जीए, ठीक है, कई बार आपको ऐसे सरप्राइजेस मिलते हैं। लास्ट टाइम IBPS PO मेंस में जीए का कट ऑफ जो था वो 3 या 4 गया था, ठीक है, आउट ऑफ 40। तो आप समझ जाइए, आप कितना भी पढ़ लें, कई बार कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो जाती हैं, इतना टफ हो जाता है कि आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। बट इंग्लिश के साथ ये चीज़ नहीं है। इंग्लिश में अगर आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है ना, तो इंग्लिश में आप डेफिनेटली कर पाएंगे, ओके। सो SBI PO हमारे सामने है एंड वी हैव टू डू द बेस्ट वी कैन, ओके। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बटन टू, क्योंकि इससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्टली कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इंग्लिश विल गिव यू दैट एक्स्ट्रा एडवांटेज एज आई टोल्ड यू, एंड यू विल एक्सेल बिकॉज ऑफ इंग्लिश। अपना इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग करना है दैट यू विल एक्सेल। मैंने इस पर एक बार और वीडियो बनाई थी कि इंग्लिश ही आपको जो है ना एग्जाम निकलवाएगा, ठीक है। मेक योर इंग्लिश स्ट्रॉन्गर टू द एक्सटेंट दैट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन इट, एंड यू कैन डू दैट डेफिनेटली। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश, इट विल गिव यू सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इन योर एग्जाम। इंग्लिश इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एज आई टोल्ड यू। कल के एग्जाम में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंग्लिश अच्छा है ना, वो लोग ईजिली 30+ जो है मार्क्स गेन करेंगे आउट ऑफ 40, ठीक है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, लर्न अ फ्यू थिंग्स एंड देन जस्ट प्रैक्टिस अ लॉट ग्रेजुअली। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं ना, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, वन टाइम प्रैक्टिस होता है। ग्रेजुअली एक ऐसा टाइम आएगा व्हेन यू विल नॉट हैव टू पुट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर इंग्लिश एंड स्टिल स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। आपका एग्जाम सामने है, आप दूसरी चीज़ों के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। सो हाउ विल ऑल दीज थिंग्स बी पॉसिबल? लेट्स डिस्कस दैट नाउ। सो व्हाट डू वी बेसिकली लैक इन इंग्लिश? हम क्या लैक करते हैं? वी लैक द रीडिंग स्किल्स। हम रीड तो करते जाते हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है उसमें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। कई बार जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया रहता है ना, जैसे मेंस के एग्जाम में, तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इवन कई बार इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, जो क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस रहते हैं एग्जाम में, उसको हम समझ नहीं पाते। सो वी नीड टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स। कैसे करेंगे? हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि द हिंदू का पेपर आपको पढ़ने नहीं, आप बैंकिंग एस्पायरेंट है, आपको पूरा UPSC PSC की तरह पेपर नहीं पढ़ने बोल रही हूँ मैं, आपको सिर्फ एडिटोरियल की हैबिट डालनी है और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। मैंने हमेशा आपको बोला, ये आपको इंग्लिश में हेल्प करेगा, ये आपको डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेगा, ये आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा, ये आपको GD में हेल्प करेगा, ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे बिकॉज वहाँ पर सबके ओपिनियंस दिए रहते हैं एडिटोरियल में। तो आप जब सबके ओपिनियंस पढ़ रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो धीरे धीरे आपके खुद के ओपिनियंस फॉर्म होते हैं। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं अगर आप 4 लोग के बीच में बैठे हुए हैं और उस टॉपिक के बारे में बात हो। यू विल हैव सम फैक्ट्स, सम डेटा एंड बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके पास बताने को। तो ये द हिंदू जो है ना,
एक तरीके से आपकी पर्सनालिटी में समथिंग ऐड करता है, इट एड्स वैल्यू टू इट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड जो भी मैं बोल रही हूँ, आई होप इट मेक सम सेंस टू यू। ओके, तो द हिंदू एडिटोरियल को आपको डेली रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रीड और क्या क्या कर सकते हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। मॉक्स में जो मेंस के मॉक्स होते हैं उनके जो पैसेजेस होते हैं ना, उनको आप रीड करिए, डेली हैबिट बनाइए अपनी। ऐसे ही आप रैंडमली मूव कर रहे हैं कहीं पर, आपको उसके लिए कहीं पर कोई पेन पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन ये करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आप रैंडमली कहीं मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ी सी एक हैबिट बनाइए ना। इंग्लिश की नॉवेल्स आपको और कोई अच्छा नहीं लगता तो इंग्लिश की नॉवेल्स हैं, यू कैन रीड दैट, रिच डैड पुअर डैड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अरे ये सिर्फ मैं एक ऐसी एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपने पास रखिए ये सारी, आपको एक अलग से भी आपको अच्छा लगेगा। कुछ चीज़ें आप गेन करेंगे इनसाइट उसमें से, एंड इंग्लिश भी आपकी इंप्रूव होगी। ठीक है, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ा करिए, मोबाइल पे ही न्यूज़ का कोई ऐप रखिए, उसको स्क्रॉल करके पढ़ा करिए, एंड एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, जिससे भी आपकी रीडिंग जो है ना वो एनहेंस हो रही है। तो ये जो आपका इंग्लिश का रीडिंग हैबिट है ना, यही तो आपको क्वांट में और रीजनिंग में हेल्प करेगा। मेंस में इतना टफ, इतना कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं क्वांट और रीजनिंग में, उस क्वेश्चन को करने के, स्पेशली इन क्वांट, कि आप समझ ही नहीं पाएंगे तो आप करेंगे क्या। तो वो समझ कैसे पाएंगे जब आप उस इंग्लिश को समझ पा रहे हो जो भी उसमें लिखा हुआ है। तो आपको ना ये रीडिंग करने से इन सब चीज़ों में भी आपको एडेड बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड थिंग हियर इज रूल्स ऑफ ग्रामर। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, देखिए रूल्स ऑफ ग्रामर आपको प्री में हेल्प करते हैं, उसके बाद इसका ज़्यादा काम नहीं आता है। रीडिंग ही आपको मैक्सिमम काम देगा, कब, मेंस में। ठीक है, तो प्री के लिए आपको रूल्स तो आने चाहिए, तो लर्न ऑल द बेसिक रूल्स। और जब आप एक बार इन रूल्स को कर लेते हैं ना, तो फिर बार बार करने की ज़रूरत नहीं। मैंने बोला ना, ग्रेजुअली एक ऐसा टाइम आएगा ना जब आपको बार बार ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का अगर आपके पास बुक होगा तो उसको आप पहले पढ़ लीजिए एक बार, उसमें पहले रूल्स दिए हुए हैं, फिर प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं। अगर नहीं है तो एक वीडियो डली हुई है, आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, निमिषा बंसल मैम की कुछ आवर्स की वीडियो डली हुई है लंबी सी, उसको आप एक बार देख लीजिए टाइम इन्वेस्ट करके, तो आपके वहाँ से इंपॉर्टेंट रूल्स कवर हो जाएंगे। और उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस करना, आपको जहाँ से भी सेशंस मिल जाए। फिर एक ऐसा टाइम आएगा ना कि प्री में भी आपको बार बार रूल्स रटने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ क्या होगा, वो चीज़ें अंदर आपके इनकलकेट हो जाती है। क्या, अगर आप एक लाइन पढ़ रहे हैं ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पर तो इन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर तो ऑफ होना चाहिए था। इस तरीके की चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाती है। आपको एरर डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ना ये सारी चीज़ें। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो है यहाँ पर है वोकैबुलरी है। ठीक है, तो नोट डाउन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये जो यहाँ पे है ना सब कुछ, ये मेरा ही लिखा हुआ है। और तो आप जब एडिटोरियल पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं है आपको, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो भी दिखते हैं उसको तुरंत से नोट डाउन करिए, और पढ़ने के बाद फिर बाद में उसकी मीनिंग सर्च करके उसको एक जगह पर लिखिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिवाइज करना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पर भी कुछ भी पढ़ते हैं उसको इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिखकर मीनिंग्स लिखिए और फिर रिवाइज करिए। और ट्राई किया करिए कि कभी भी कुछ सोच रहे हैं, कुछ किसी से बातें कर रहे हैं या मैसेजेस व्हाट्सएप में मैसेजेस कर रहे हैं ना, तो उन वर्ड्स को वहाँ पर लाने की कोशिश करिए, फिट बैठाने की कोशिश करिए। एक ऐसा टाइम आएगा ना कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिट बैठाने की, वो अपने आप आपके अंदर से आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप करके एक बार देखिए, आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। चौथी चीज़ जो है यहाँ पर वो है फ्रेजेस एंड इडियम्स। ये सारी चीज़ें है ना सेकेंडरी हम मान लेते हैं, ये सब चीज़ें हम कभी प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गए, फ्रेजेस एंड इडियम्स हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, अगर हम 30 में से 25 मार्क्स तक भी पहुँच जा रहे हैं तो क्या होता है, कई बार 5 क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें कि कुछ फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ था, है ना, उसको रिप्लेस करना था, या फिर फ्रेजेस एंड इडियम्स का क्वेश्चन था, तो हमको आता ही नहीं था, तो हम कैसे बना पाएंगे। या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ हटके, कुछ अलग से वर्ड्स थे जो कि हमने नहीं सुने हुए थे, तो हम कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, चाहे हमने कितनी भी प्रैक्टिस ना कर ली हो, लेकिन हम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन पर हमको वर्क करना है, अभी मैं बता रही हूँ कैसे करना है। और लास्ट चीज़ क्या होती है, प्रैक्टिस सेट्स एंड मॉक्स। ठीक है, लास्ट चीज़, आप सब कुछ आपने कर लिया, लास्टली आपको प्रैक्टिस करना है। एक मैं आपको बुक सजेस्ट कर रही हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, वोकैब प्रोडिजी। मैंने आपको पहले भी इस बुक के बारे में बताया हुआ है मल्टीपल टाइम्स, और मेरे ख्याल से मैं रिव्यू भी कर चुकी हूँ पहले, क्योंकि मुझे ना ऐसा बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हाँ मेरे पास भी बहुत सारे अच्छे वर्ड्स के कलेक्शन हो, बहुत सारे फ्रेजेस वगैरह मैं जानूँ, कुछ भी रीड कर रही हूँ उसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट आए वो मुझे समझ में आ जाए, है ना। तो मैंने ना अपने मतलब एक डेवलपमेंट के लिए, अपने नॉलेज गेन करने के पर्सपेक्टिव से मैंने ये चीज़ अपने हैबिट में शामिल किया कि मैं अपना ना ये 20-30 डेज़ का कुछ समय इस पे देना स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, तो अभी कुछ समय बीत चुका है और कुछ समय बचा हुआ है, तो उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगी कि कितना मैंने इम्प्रूवमेंट फील किया है।
सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बुक वोकैब प्रोडिजी। यहाँ पर ना मैंने स्पेशली एक अपने लिए चैलेंज लिया हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ स्पेशली। देखिए फर्स्ट चैप्टर क्या है, लिस्ट ऑफ 220 रूट वर्ड्स। आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा या हो सकता है बहुत सारे लोग ने इसको फॉलो भी किया होगा वीडियोज़ के रूप में, है ना। तो लिस्ट ऑफ 220 रूट वर्ड्स में क्या है, ये ऐसे सारे वर्ड्स हैं कुछ जिनके साथ मिला करके मेन वर्ड्स फॉर्म होते हैं। ये मतलब हाफ हाफ आपको दिख रहा होगा ना, ये रूट वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेस है, ठीक है, तो सेस से क्या बनता है, सेसेशन हो गया, इनसेसेंट हो गया, एक्सेसिव हो गया, ये सारे वर्ड्स बनते हैं। इसी तरीके से साइड से क्या हो गया, सुसाइड हो गया, होमिसाइड हो गया। इस तरीके से ये 220 वर्ड्स अगर आपने याद कर लिया, मैंने 20 वर्ड्स पर डे का ये टारगेट बनाया हुआ है। 20 वर्ड्स पर डे पढ़ने में मुश्किल से बता रही हूँ 15 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके ये वर्ड्स क्लियर हो गए ना, आपको लाइफ में कोई भी वर्ड मिल जाएगा जिसमें ये रूट वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। तो आपको अगर पूरा समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो भी एक हल्का सा हिंट, एक आइडिया समझ में आ जाएगा। और इन्हीं 220 वर्ड्स से बने हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3000 वर्ड्स, ठीक है। तो जब आप आगे 2-3 पेज बाद बढ़ते हैं तो आपको ये वर्ड्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कल्प हमने रूट वर्ड में पढ़ा हुआ था। कल्प का मतलब है फॉल्ट या ब्लेम, तो कल्प्रिट, कल्पेबल, ठीक है। इनकल्पिट क्या होता है, एक्सकल्पेट क्या होता है, ये सारी चीज़ों का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से डॉक का मतलब टीच होता है, तो डॉक्ट्रीन का मतलब, एंड डोसाइल का मतलब क्या होता है, डॉक्ट्रिनेयर का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट का मतलब, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी ना कि कैसे ये वर्ड्स जो है उससे फॉर्म हुई है और इन सब का मीनिंग क्या है। इस तरीके से ये सारी 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आपको पता है पहले मैंने कभी नहीं सोचा इस बारे में, लेकिन जब मैंने ये कुछ आधा पढ़ लिया है, आपको दिख रहा होगा मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, तो जब मैंने ये पढ़ लिया है ना, तो उसके बाद जब मेरे सामने कुछ वर्ड्स आते हैं तो तुरंत से दिमाग क्लिक करता है कि अरे ये तो वो उस रूट वर्ड से मिला हुआ है ना। पहले नहीं फील होता था कभी भी, लेकिन अब समझ में आने लगा है कि कितना ज़्यादा ये वर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं, कितना ज़्यादा ये यूज़ हो रहे हैं, बट पहले कभी फील नहीं हुआ। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। द हिंदू एडिटोरियल में बेसिकली किस बारे में बात होती है, इकोनॉमी के बारे में कुछ बात होती है, रिसेंट में जो हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं उसके बारे में बात होती है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना जो बार बार यूज़ होते हैं, तो वो पूरा उसका एक कलेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 40 पर डे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 200 पर डे। 200 सुनने में बहुत लग रहा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आप इसको पढ़ते जाएंगे ना, बहुत आसान है, बहुत आसान। और साथ में पढ़ते पढ़ते यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, मैंने इस तरीके से नोट्स भी बनाए हुए हैं। जो भी मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ रही हूँ उसका थोड़ा सा सिनोनिम्स लिख लिया है, कभी अगर ज़रूरत पड़ा तो एंटोनिम्स लिख लिया है, बनाया हुआ है। एंड बिलीव मी, दिखने में ये वर्ड्स बहुत अजीब लग रहे हैं, लेकिन ये सब मुझे याद हो चुके हैं। आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे ना, आपको पूरी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। मैंने तो इसको जस्ट अपनी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए ये मैंने हैबिट बिल्ड की है, बट अभी आप एग्जाम्स वाले फेज़ में हैं तो आपको ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। 200 वर्ड सुनने में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन एक ही वर्ड से तो मिला जुला 10 वर्ड दिया हुआ है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका, है ना। ऐसा नहीं है कि 200 कोई अलग मीनिंग के वर्ड आपको याद करने हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि द हिंदू एडिटोरियल से रिलेटेड वोकैबुलरी, तो यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। बहुत सारे कुछ वर्ड्स बहुत सिंपल भी हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमको ज़रूरत है उनका मीनिंग जानना, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड मीनिंग, ओके। इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर क्वेश्चंस, तो इसकी मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए मैं वो नहीं कर रही हूँ। बाकी प्रैक्टिस सेट में लास्ट में करूँगी जब ये सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद, तो आप भी इसको ज़रूर कर सकते हैं। ये मैंने बोला ना, इडियम्स, फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ये भी मैंने करने की हैबिट बनाई है। 1 पेज पर डे, जैसे 237 से 260 तक है ये, लगभग 23 पेजेस, तो 23 डेज में ये कवर हो जाएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से इडियम्स दिए हुए हैं। ये इस तरीके से इडियम्स दिए हुए हैं, देखिए कलर बेस्ड, सबसे पहले कलर बेस्ड दे दिया है, रेड इडियम्स। इसी तरीके से हमको ज़्यादा टारगेट नहीं बनाना है, 1-1 पेज का टारगेट बनाना है। और यहाँ पर कलर वाले इडियम्स सिर्फ नहीं है, उसके बाद पूरे के पूरे इडियम्स दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स दिया हुआ है। देखिए ये तो सबसे ज़्यादा आता है इंग्लिश के एग्जाम। बैक डाउन, बैक आउट ऑफ, बैक अप, इन सब का क्या मीनिंग होता है, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहती, क्योंकि ये मेरा वीक पॉइंट था। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये फ्रेजेस वगैरह मुझसे कभी भी नहीं हुए, है ना। तो अब मैं उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस चीज़ में हम लैक कर रहे हैं, जो हमारी कमी है, उसको लाइफ में कभी भी किसी भी स्टेज में सुधारा जा सकता है। कई बार ना एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जो किसी पर्टिकुलर प्रिपोजिशन के साथ ही लगते हैं, जैसे कि अबाउंड विथ, है ना, अबाउंड के साथ एट नहीं लग सकता है, ऑफ नहीं लग सकता, पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो ये जो चैप्टर है फिक्स्ड प्रिपोजिशंस, उसमें जो ये
फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के बारे में बात की है, जो किसी किसी वर्ड्स के साथ ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस ही लगते हैं, तो उसके बारे में कुछ पेजेस हैं, तो वो भी मैं हर दिन एक पेज कर लेती हूँ। तो ये मैंने अपने आप को टारगेट दिया हुआ है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इससे आपका जो बचा खुचा कमी होता है ना, स्पेशली रिलेटेड टू वोकेबलरी, इस बुक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने ये चैलेंज लिया ना, देखिए मैंने कितने वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, एंड बिलीव मी, मुझे ये सारे के सारे एकदम डिफिकल्ट टाइप के वर्ड्स आपको दिखेंगे ना, प्रोफ्लिगेसी, हाउंडेड, टेंटामाउंट, स्लगिश, लेकिन एट प्रेजेंट मुझे ये सारे के मीनिंग्स पूरे याद हो चुके हैं। ओके, तो इस तरीके का आप भी चैलेंज लीजिए, एंड ये जो बुक है ना आपके लिए डेफिनेटली इस चीज़ में हेल्प करेगी। सो दैट वाज ऑल टुडे माय डियर पेरेंट्स, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, सी यू ऑन माय नेक्स्ट सेशन। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।